नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं कविता बात सीधी थी पर, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण जी, जिनके बारे में हम इनकी पहली कविता कविता के बहाने में जान चुके हैं। अब जान लेते हैं पाठ परिचय, कविता का परिचय, कविता में कुंवर नारायण जी ने क्या कहा है। तो ये इनकी दूसरी कविता है, पहली कविता के बहाने हम कर चुके हैं। बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। कोई दूसरा नहीं, ये उनका काव्य संग्रह है और उसी में से ली गई है कविता बात सीधी थी पर। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए, कथ्य जो कहानी की विषय वस्तु, कविता की विषय वस्तु है, और उसके अंदर जो द्वंद्व है उसको दिखाते हुए, उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि भाषा का सही सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। जो हम पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं, किसी भी शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन कविता में उनको अगर एक की जगह एक शब्द की जगह पर उसके पर्याय को रख दिया जाए तो उसका जो अर्थ है भाव ही बदल जाता है। तो उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। पर्याय जो शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द, उनके भी विशेष अर्थ होते हैं। कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा, ये वाक्य रचना के अनुरूप हम देखते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, कि सही शब्द जब जुड़ता है तभी कविता बनती है। तुकांत तुक मिलाए जाते हैं। तो इसी तरह से सही शब्दों के जुड़ने से ही कविता क्या है, एक तरह से शब्दों का खेल है, और सही शब्द जब जुड़ जाता है तभी सही अच्छी कविता बनती है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। जब शब्दों का सही प्रयोग होता है तभी जो है कविता अपना सही भाव प्रकट करती है। तो इसलिए यहाँ पर कवि जो है सरल शब्दों के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान देते हुए बताते हैं। बात सीधी थी पर, जानते हैं कविता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। अब यहाँ पर कवि ने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हुए खड़ी बोली यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो क्या कहते हैं कवि, बात सीधी थी पर एक बार, कि बात तो सीधी सादी थी, वो सीधी बात कहना चाहते थे, पर एक बार क्या हुआ, भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो लक्षणा शब्द शक्ति है। तो भाषा के चक्कर में, अब भाषा को अलंकारिक बनाने के चक्कर में, चमत्कारिक भाषा के प्रयोग के लिए उसके लोभ में पड़ गए कवि, और उन्होंने जो है भाषा का चक्कर, जहाँ पर बात की गई तो भाषा का चक्कर मतलब अलंकारिक और चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषा को उन्होंने उलझा दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब जो भाषा का भाव है, भाषा के अनुरूप जो है उसको प्रयोग करने के लिए, ताकि लोगों को शब्दों का सही प्रयोग समझ में आ जाए, उसके लिए उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। अब उन्होंने चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग कर दिया, लेकिन जब बात उनको समझ में आई तो उन्होंने उन शब्दों को उलटना पलटना शुरू कर दिया, और उलटने पुलटने के चक्कर में तोड़ा मरोड़ा, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके देखा, घुमाया फिराया, फिर बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो जो कथ्य को समझने वाली बात थी, उल्टा पलटा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, मतलब अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके देखा। एक तरह से उलझ गए कवि इसमें। भाषा में उलझाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, भाषा का उलझाव यहाँ पर दिखाई देता है। तो उसमें यहाँ पर भाषा में उलझने के कारण, भाषा के चक्कर में अब उन्होंने अलंकारिक शब्दों का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन अब उसे सही करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, उसको तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पुल्टा किया,
भाषा को उलटते पुलटते रहे, तोड़ते मरोड़ते रहे, लेकिन किसी प्रकार या तो वो बात ठीक हो जाए, या भाषा के ताने बाने से वो बाहर निकल जाए, या तो वो ये बन जाए, मतलब या तो वो सही अर्थ भाव उसका स्पष्ट हो जाए, या फिर वो उसके भाषा का जो ताना बाना है भाषा से बाहर हो जाए, या फिर अलग ही हो जाए। लेकिन क्योंकि कभी भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोगों के कारण और अधिक उलझा देते हैं बात को, अधिक अलंकारिक शब्दों के कारण बात और ज़्यादा उलझती चली जाती है, जिससे कवि का कथ्य जो है, जो अपना भाव जो स्पष्ट करना चाहते हैं, वो स्पष्ट नहीं होता और वो उलझ कर रह जाता है। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब उलझना, और भी उलझाव आ गया, पेचीदा होना, तो भाषा जो है और भी पेचीदा, उसमें भाषा में और भी ज़्यादा, जैसे जैसे उन्होंने भाषा में शब्दों को उलट पुलट कर उन्होंने लगाना शुरू किया, बात और भी ज़्यादा सुलझने की बजाय, बात जो है बात का कथ्य का भाव समझ आने की बजाय, वो भाव जो है उसमें और ज़्यादा उलझाव पैदा हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें, भाषा खड़ी बोली है, मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग किया है, बिंब है, बिंबों का बहुत सुंदर यहाँ प्रयोग हुआ है, मुहावरेदार भाषा है। तो इस तरह से अगर बात करें अलंकारों की, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस जाना, एक बार अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, भाषा उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। अगर छंद की बात करें तो मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद में लिखी गई ये कविता है। आगे देखते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल जो भी परेशानी आई थी कवि को, अब उसे समझे बिना कि कैसे उन्होंने बात को समझाना चाहिए, मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब हमने पेंच देखा होगा, जो पेंच जिसमें चूड़ी होती है, जिसके लिए खांचे बने होते हैं, उस खांचे में वो पेंच के अनुसार जो है वो कसती चली जाती है वो जो पेंच है। तो उसी के अनुसार, जो मतलब जिस तरह से खांचे बने हुए थे, इसी तरह भाषा को भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसलिए पेंच का शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें यहाँ पर हमें देखिए चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इसके अलग से खांचे बने जिसमें ये पेंच कसते चले जाते हैं। अब सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मैं पेंच खोलने की बजाय उसे पेंच, यहाँ पर पेंच की उपमा दी गई है, यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है, और चूड़ियों वाली जो इसकी वो बताई गई है, उसको बताया गया है। तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, धैर्य मतलब धीरज से समझे बिना, कथ्य का जो भी है जो उसका भाव है उसको समझे बिना कथ्य के अनुसार, मैं पेंच को खोलने की बजाय, अब पेंच जो गलत दिशा में अगर घुमाया जाए तो सही दिशा में घुमाएंगे तो खुल जाता है पेंच, अगर गलत दिशा में खोलते चले जाएं तो वो और भी कसता चला जाता है। तो पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब उसको जो है बुरी तरह से, बेतरह मतलब बुरी तरह से, अब उस बात को और ज़्यादा गलत दिशा में वो घुमाने लग गए थे। बात जो है वो बनने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इस करतब में मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। देखिए उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तमाशबीन, शाबाशी। तो इस तरह से, और ऐसा करते हुए जब वो ऐसा कर रहे थे तो झूठी तारीफ, तमाशबीन जो तमाशा देख रहे थे उनके इस करतब का, इन शब्दों के हेर फेर का, उनकी शाबाशी और वाहवाही जो थी वो उसके कारण, उनकी जो झूठी तारीफ थी, जो उनको शाबाशी कविता की भाषा को सुनकर जो उनको शाबाशियाँ दे रहे थे, वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे झूठी, तो उनको सुनकर वो ऐसा करते जा रहे थे, जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम ये हुआ कि भाव को स्पष्ट करने के लिए वो और ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करते चले गए, जिससे बात की अब जितने भी जिसे बार बार जैसे जो लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, झूठी तारीफ़ कर रहे थे, उनकी भाषा पर सब वाहवाही कर रहे थे, उनके चक्कर में, उनकी वजह से कवि ने उस बात को, उसके भाव को, कथ्य को समझे बिना, उसके जो भाव हैं उनको समझे बिना वहाँ पर और ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया।
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बेकार मतलब व्यर्थ। अब क्या कहते हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब कवि को जो है समझ आने लगी बात जिसका उन्हें डर था, आखिरकार वही हुआ। और हुआ क्या कि जैसे बात की बात जो है, जैसे ज़्यादा उसको पेंच को घुमाओ तो गलत दिशा में घुमाते चले जाओ तो वो और ज़्यादा खस्ता चला जाता है, उसकी चूड़ी मर जाती है, प्रभावहीन हो जाता है वो। तो उसी तरह बात भी जो थी, कवि जो अपनी भाषा को, अपने भाव को, अपने कथ्य को समझाना चाहते थे, तो वो और ज़्यादा उलझ कर रह गया। कथ्य को उन्होंने और ज़्यादा उलझा दिया और उलझाने से क्या हुआ, उलझाने से जो है बात की चूड़ी मर गई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार अब बाद में क्या हुआ, जैसे वो समझ रहे थे, आखिरकार वही हुआ और बात की चूड़ी मर गई, मतलब बात बिल्कुल ही प्रभावहीन हो गई। जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव अभी था वो और भी ज़्यादा प्रभावहीन हो गई और भाषा में बेकार घूमने लगी और बात भाषा के चक्कर में वो व्यर्थ हो गई। वो पूरा भाव, उसका कथ्य जो है वो बिल्कुल ही नष्ट हो गया। केवल वो एक शब्दों का समूह मात्र बनकर रह गई। केवल उसका भाव समाप्त हो गया है। केवल वो क्या बनकर रह गई, शब्दों का एक समूह मात्र बनकर रह गई। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया और अब सही माध्यम न मिलने के कारण, जो उनका उद्देश्य है वो सफल न होने के कारण, जो उन्होंने इतनी उसको बात को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, ये सब करने के बाद भी जब बात का प्रभाव ही समाप्त हो गया, लोगों की तमाशबीनों की झूठी वाहवाही, झूठी प्रशंसा करने वालों के चक्कर में उन्होंने जब और ज़्यादा क्लिष्ट या कह सकते हैं कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, जिससे के कारण बात का जो कथ्य है या भाव है वो बिल्कुल ही नष्ट हो गया। तो यहाँ पर कवि क्या चाहते हैं बेटा कि कविता तभी प्रभावशाली होती है जब उसके कथ्य को सहज भाव से व्यक्त किया जाए, सहज भाव से समझाया जाए। चमत्कारिक शब्दावली का प्रयोग करके जो कथ्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं कवि, वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और भाषा के जाल में उलझकर ही रह जाते हैं। तो फिर से अगर बात करें तो उर्दू शब्दों का प्रयोग मिलता है, खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का वाह में देखिए प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और जो छंद है वो मुक्तक छंद है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब जो है बात जो है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, उनको सही माध्यम नहीं मिल पाया, जिसके कारण जिससे उस बात को, अपने कथ्य को वो स्पष्ट कर सकें, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, उसे उस कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब यहाँ पेंच और कील का देखिए दोनों के अलग अलग यहाँ उपमा दी गई है। पहले पेंच जिसको कसा जाता है, जिसमें चूड़ियाँ होती हैं, उसके लिए अलग अलग खाँचा बना होता है, लेकिन कील में ऐसा नहीं होता। कील एकदम सीधी ठोक दी जाती है, उसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे पेंच को घुमाकर हम सही जगह से करें तो वो दोबारा से ठीक निकल सकता है बाहर, सही दिशा में घुमाएं तो। लेकिन यहाँ कील की बात हो रही है। अब कील की तरह, जैसे कील को ठोकते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने भाषा को वैसे ही छोड़ दिया जैसी वो भाषा थी। अपनी बात को जिस तरह से कवि अपनी बात को कहना चाहते थे, उसकी चूड़ी मर जाने के बाद कील के समान उन्होंने उसी बात को उसी जगह छोड़ दिया। क्योंकि जैसे कील बाहर नहीं निकल पाती, उसी प्रकार भाषा भी अब उनकी जो थी, कथ्य जो था उनका, वो अब बिल्कुल ख़राब हो चुका था, उलझ कर रह गया था भाषा के चक्कर में, और उन्होंने उस भाषा को ऐसे ही छोड़ दिया। क्योंकि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब उन्होंने कील की तरह उस बात को ठोक दिया, एक जगह जो जैसी थी वो वैसी ही
जो उसको छोड़ दिया, तब ऊपर से ठीक-ठाक, अब वो बात उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। वो ऊपर से तो देखने में ठीक-ठाक लग रही थी, लेकिन उस कविता में पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, ना ताकत, ना तो उस कविता में कोई भाव था, ना उसमें कोई शक्ति थी, ना उसमें कोई कसाव था। अब कविता का कथ्य जो है वो शरारती बच्चे के समान, तो बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब शरारती बच्चे जो जिस तरह से खेल खेलता है, तो उस जो है एक जो कविता का कथ्य है, भाव जो है वो ऐसा लगा कवि को कि बात का वो जो शरारती बच्चे की तरह उससे खेल रही है, वो बात जो है, वो कथ्य जो है, वो भाव जो है, वो अब कवि से खेलने की कोशिश कर रहा है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब कवि को पसीना आने लगा, उसको अपनी बात को सही करने के चक्कर में। तो अब क्या कहते हैं, पसीना पोंछते हुए यहाँ पर सुविधा से अपनी सुविधा को देखकर अब वो कहते हैं कि जो बात है वो अब उनसे पूछ रही है कि उसने कवि से पूछा कि शरारती बच्चे की तरह, तो कह दिया कि अभी तक तुमने सहज भाषा, सरल भाषा का प्रयोग करना नहीं आया तुम्हें। तुम हमेशा बात को शब्द जाल में फंसा कर रख देते हो, सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, सावधानी से जो है तुमने बात को कहना नहीं सीखा। तुम हमेशा शब्दों के जाल में फंसा कर रख देते हो बात को, तो जिससे तुम्हारी बात स्पष्ट नहीं हो पाती। अब कथ्य के अनुसार ही यहाँ पर जो कवि हैं उनका संदेश क्या है कि वो एक तरह से सही बात को सही तरीके से कहने के लिए सही शब्दों का प्रयोग होना भी ज़रूरी है, और भाषा जो है कवि को अपने कथ्य के अनुसार ही भाषा का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। जो भाषा है, तो भाषा खड़ी बोली है, तत्सम और उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बात का मानवीकरण भी कर दिया है, शरारती बच्चे की तरह बात का मानवीकरण कर दिया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। तो उसके अलावा मुक्तक छंद है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, और एक तरह से लक्षणा शब्द शक्ति है, लाक्षणिकता का, प्रतीकात्मकता का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और कवि के मन में जो द्वंद्व चल रहा था वो उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं कि कई बार जो कवि हैं कविता में चमत्कारपूर्ण शब्दावली का प्रयोग कर देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती वो, और क्योंकि भाषा तो हमेशा कविता हमेशा सहज भाषा के प्रयोग से ही कविता जो है वो प्रभावशाली बनती है। इसीलिए कठिन शब्दों के प्रयोग के बजाय, तमाशबीनों पर की वाहवाही पर ध्यान देने की बजाय, झूठी प्रशंसा पर ध्यान देने की बजाय, कवि को अपनी बात कहने के लिए, अपने कथ्य को समझाने के लिए हमेशा सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो आशा है आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।